अस्सलाम वालेकुम जी। तो आज का हमारा लेक्चर डायरेक्ट कपलिंग पर होगा। लास्ट लेक्चर में हमने कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन ख़त्म की थी और उसके साथ कुछ एग्ज़ाम्पल्स थी जो हमने देखी थी। इसके अलावा हम लोगों ने ये देखा था कि जो कपलिंग है दो स्टेजेस के दरमियान, वो कपलिंग कैपेसिटर कैसे अचीव करता है, उस हिसाब से हमने एग्जांपल्स भी सॉल्व की थी। तो आज का हमारा टॉपिक है डायरेक्ट कपलिंग का। वो भी हम देखते हैं कि डायरेक्ट कपलिंग का मतलब क्या है। तो बुक में आपका जो ये डायरेक्ट कपलिंग का टॉपिक है, ये आपका आर्टिकल नंबर है 7.4, डायरेक्ट कपलिंग के नाम से। डायरेक्ट कपलिंग के नाम से। तो डायरेक्ट कपलिंग एक्चुअली है क्या? डायरेक्ट कपलिंग है कि ऐसा मेथड जिसमें हम एक स्टेज की आउटपुट को क्या करें, दूसरे स्टेज की इनपुट से मिला दें। कैसे? कि हम क्या लिख सकते हैं कि डायरेक्ट कपलिंग इज़ अ मेथड in which the output of one stage is electrically connected directly to the next stage। देखिए, पहले क्या होता था, पिछले लेक्चर में हमने दो स्टेजेस को आपस में कपल तो किया था, लेकिन किसके थ्रू? कपलिंग कैपेसिटर के थ्रू। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम एक ट्रांजिस्टर की या एक स्टेज की आउटपुट को दूसरे स्टेज की इनपुट पे डायरेक्ट डाल रहे हैं। जैसे कि हम मिसाल के तौर पर ऐसे कर सकते हैं कि ये अगर हमारे पास एक ट्रांजिस्टर है, इसकी जो आउटपुट है वो हम दूसरे स्टेज की इनपुट पे रख सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब है कि हमने एक स्टेज की आउटपुट को डायरेक्टली कनेक्ट कर दिया है दूसरे स्टेज की इनपुट से, इलेक्ट्रिकली कनेक्ट किया है, यानी कि कनेक्शन मौजूद है दोनों के दरमियान। अब मसला ये है कि इस वाले कपलिंग में और पिछली कैपेसिटर की कपलिंग में क्या फ़र्क था। तो आपको याद होगा कि अगर हम कैपेसिटर के थ्रू कपलिंग करते थे तो क्या हो जाता था, डीसी ब्लॉक हो जाती थी। यानी कि एक स्टेज का जो डीसी लेवल है, यानी कि अगर कैपेसिटर होता तो इस स्टेज का डीसी लेवल हो सकता है कि इस स्टेज के डीसी लेवल से डिफरेंट होता। लेकिन ये किस केस में था? ये कपलिंग कैपेसिटर के केस में था। लेकिन चूंकि हम डायरेक्ट कनेक्ट कर रहे हैं, इसलिए अब डीसी ब्लॉकिंग नहीं होगी। तो इसलिए इस किस्म के मेथड को हम क्या कहते हैं? इट इज़ एक्चुअली ऑल्सो कॉल्ड डीसी, यानी कि डायरेक्ट कपलिंग। और इसे डीसी भी कैसे, यानी कि डायरेक्ट करंट के सेंस में भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि अब डायरेक्ट करंट जो है, अब जो डीसी लेवल है या डायरेक्ट करंट लेवल, वो भी एक स्टेज से दूसरी स्टेज में मुंतकिल होगा। तो यानी कि जो कहना ये चाहता हूँ कि इनपुट ऑफ द सेकंड स्टेज is at the same DC level as
the output of the first stage। ठीक है, पहले ऐसा नहीं था, कपलिंग कैपेसिटर जो है वो डिफरेंट डीसी लेवल कर देता था दोनों स्टेजेस पे। अब चूँकि डायरेक्टली कनेक्टेड हैं इसलिए सेम डीसी लेवल पर हैं। ठीक है जी। तो फिर हम कह सकते हैं कि इस वाली कन्फिग्रेशन, दिस कन्फिग्रेशन कैन ऑल्सो एक्ट एज डीसी एम्पलीफायर। ठीक है। और इस कन्फिग्रेशन को, दिस कन्फिग्रेशन is extensively used in differential and general operational amplifiers। डिफरेंशियल एम्पलीफायर्स ऐसे एम्पलीफायर्स होते हैं जो दो इनपुट्स के डिफरेंस को एम्पलीफाई करते हैं। ठीक है, ये नेक्स्ट जब हम इन ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स को स्टडी करेंगे तो फिर हम इसको भी देखेंगे। ठीक है, तो अब हम डायरेक्ट कपलिंग है उसकी एग्ज़ाम्पल देखने लगे हैं। एग्ज़ाम्पल को हम डिराइव करेंगे। तो इस जो मैं इसकी इसकी जो डायग्राम है वो बना देता हूँ। तो ये देखें, इसकी R2 है, R1 है, RC है, ये पहला ट्रांजिस्टर है, ये प्लस VCC है, सोर्स रेजिस्टेंस RS, और फिर वोल्टेज सोर्स VS, एमिटर रेजिस्टेंस टोटल RE, एक पार्टली बाईपास की हुई है, और ये वाली RF। ठीक है, हमने इसकी आउटपुट को डायरेक्टली कनेक्ट कर दिया इनपुट ऑफ अनदर स्टेज। इसको हम RE2 कह देते हैं, इसको RE1 कह देते हैं, इसके RE2 कह देते हैं, और साथ में लोड रेजिस्टर। ठीक है, Q2। तो अगर हम गौर करें तो ये Q2 जो है ये जो है ये कॉमन कलेक्टर कन्फिग्रेशन में लगा हुआ है, और जो Q1 है ये कॉमन एमिटर कन्फिग्रेशन में लगा हुआ है। इसलिए इस कन्फिग्रेशन को कहते हैं कॉमन एमिटर कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है जी। तो ये इसकी फिगर है। तो ये फिगर आपकी है 7.37 बुक में आपको मिलेगी। ठीक है जी, इसको बुक से रेफरेंस देख लीजिएगा इसका। ठीक है जी। तो अगर हम गौर करें इसमें तो क्या हो रहा है कि आउटपुट ऑफ कॉमन एमिटर एम्पलीफायर इज़ कनेक्टेड टू द इनपुट ऑफ कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर। ठीक है, आउटपुट ऑफ कॉमन एमिटर amplifier is connected to the input of common collector amplifier। या हम कह सकते हैं कि आउटपुट ऑफ कॉमन एमिटर एम्पलीफायर इज डायरेक्टली कपल्ड टू कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर। और आपको ये याद होना चाहिए अब तक कि कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर क्या होता है बोला। कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर कैन
be used for driving low loads, यानी कि लो लोड रेजिस्टेंसेस की एक्सलेंट बफरिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं कॉमन कलेक्टर की, क्योंकि कॉमन कलेक्टर को एज अ बफर इस्तेमाल करते हैं। तो अब हम इस सर्किट को देखते हैं। सबसे पहले हम Q1 की बेस रेजिस्टेंस निकालते हैं, यानी कि जो बेस पे रेजिस्टेंस है वो एक्चुअली एक रेजिस्टेंस नहीं है RB, बल्कि ये वोल्टेज डिवाइडर लगा हुआ है, तो हमें सबसे पहले RB निकालना पड़ेगा। तो RB क्या है एक्चुअली, RB इसके हम RB1 कह देते हैं Q1 की निस्बत से। RB1 जो है वो R1 पैरेलल R2 है, ठीक है, ये Q1 की निस्बत से हमने इसका नाम रखा। तो इसी तरह से अब हम इसके इस बेस पर जो वोल्टेज है वो अब वो निकालते हैं। वो कौन सी वोल्टेज है, वो R2 के क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है वो है। तो बुक वाले ने वी थेवेनिन से इसको रिप्रेजेंट किया है, हम भी वी थेवेनिन से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ये बेस वोल्टेजेस हैं। ये कैसे निकलेंगे, ये निकलेंगे R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 मल्टीप्लाइड बाय VCC। ठीक है जी। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम चूँकि डीसी एनालिसिस कर रहे हैं तो हम KVL लिखते हैं इसकी इनपुट साइड पर, VB प्लस VBE प्लस VB प्लस IBRB VBE और IERE। तो हम लिखते हैं वी थेवेनिन इक्वल्स टू IB1 लिख देते हैं RB1 प्लस VBE प्लस IE1 R1। ठीक है जी। तो हमें पता है कि IE जो है वो बीटा प्लस 1 IB के बराबर होता है, जो पे अप्रॉक्सीमेटली बीटा IB के बराबर होता है, यानी कि IC के बराबर। तो ये चीज़ें हम ये वाली चीज़ें ये ऊपर वाली इक्वेशन में पुट करते हैं इस वाली में। तो क्या होगा, वी थेवेनिन इक्वल्स टू इस IB1 की जगह पे हम इस वाले रिलेशन को इस्तेमाल करते हैं, IB वुड बी इक्वल टू IC बाय बीटा। तो IC1 RB1 ओवर बीटा, इसको हम बीटा 1 को इस बीटा को बीटा 1 का नाम देते हैं, क्योंकि Q1 की निस्बत से बीटा 1 प्लस IC1 RE1। ठीक है। तो वी थेवेनिन प्लस VBE भी था, वी थेवेनिन माइनस VBE वुड बी इक्वल टू IC1 RB1 ओवर बीटा 1 प्लस RE1। तो यहाँ से हम IC1 की एक्सप्रेशन लिख लेते हैं, जो कि है वी थेवेनिन माइनस VBE ओवर RB बाई बीटा 1 प्लस RE1। ठीक है जी। ये हमने निकाल लिया IC1 करंट, जो कि Q1 का करंट है। ठीक है जी। अब हम इसी तरह से अब क्या निकालेंगे, अब हम Q2 का निकालेंगे। ठीक है जी। तो Q2 के हवाले से सबसे पहले हम बेस रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं कि बेस रेजिस्टेंस क्या है Q2 की। तो अगर हम देखें कि बेस रेजिस्टेंस Q2 की एज सच कोई है नहीं, ठीक है, तो इसकी इनपुट रेजिस्टेंस क्या होगी Q2 की, यही हमारी RC, इसको RC है ये RC। तो बेस रेजिस्टेंस की RB होगी, RC होगी। तो अब हम क्या करते हैं, इसकी इनपुट साइड पर KVL लिखते हैं। KVL का होगा VCC और VBE IBRB और IERE। ठीक है, बिल्कुल इस तरह से जैसे हमने ये वाली इक्वेशन अभी थोड़ी देर पहले लिखी है। तो क्या लिखेंगे, VCC इक्वल्स टू IB, इसको हम IB बार कह देते हैं। अभी बताता हूँ क्यों। RC ये RB वाला है प्लस VBE प्लस IE2 RE2। तो जो IB बार है एक्चुअली वो किसके बराबर है, वो IB2 प्लस
IC1 के इक्वल है, यानी कि जो टोटल करंट है वो जो IB है, IB टोटल वो कौन सा है, वो इस IB2 प्लस जो हमारा IC1 है इसके इक्वल है। तो इसको हम यहाँ पर पुट कर देते हैं, तो VCC वुड बी इक्वल टू IC1 RC प्लस IE2 बाय बीटा 2 RC प्लस VBE प्लस IE2 RE2। ठीक है, ये हमने यहाँ पर इनकी वैल्यू पुट कर दी। तो नेक्स्ट हम इसको सॉल्व करते हैं। VCC वुड बी इक्वल टू IC1 RC प्लस VBE प्लस RE2 प्लस RC ओवर बीटा 2 मल्टीप्लाइड बाय IE2। ठीक है, यहाँ हमने क्या लगाया है भला, यहाँ हमने इस वाली एक्सप्रेशन में क्या यूज़ किया है IE2 इक्वल्स टू बीटा IB2। ठीक है जी, ये हमारा एक्सप्रेशन आया। तो यहाँ से हमने IE2 की एक्सप्रेशन जो लिखी वो लिखी VCC माइनस IC1 RC माइनस VBE डिवाइडेड बाय RE2 प्लस RC ओवर बीटा 2। ठीक है, तो अब गेन ये हमारा निकला I2। ये तो हमने क्या कर दिया, जो हमारा IE2 था वो हमने निकाला। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम इसका गेन निकालते हैं VL ओवर VS। उसके लिए सबसे पहले हम स्मॉल सिग्नल मॉडल बना लेते हैं इसका, जो आपको आपकी फिगर 7.38 बुक में मिलेगा। मैं इसको यहाँ बना देता हूँ। तो जो फिगर है बनाता हूँ, ये आपका RF है, ये बीटा RE डैश RB RS VS। ये फर्स्ट ट्रांजिस्टर का बेस, उसका एमिटर, उसका कलेक्टर RC, नेक्स्ट ट्रांजिस्टर का बेस, क्योंकि जो पहले स्टेज का ट्रांजिस्टर का कलेक्टर है वो दूसरे की बेस से मिला हुआ है। तो बीटा 2, ये बीटा 1 RE1 था, बीटा 2 RE2 डैश, देन बीटा 2 IB2 RE2 और साथ में RL। तो ये आपको जो फिगर है एक्चुअली फिगर 7.38 मिलेगी आपको बुक में। तो अब हम एक्चुअली VL और VS निकालेंगे। तो वो एक्चुअली क्या हैं, वो दोनों स्टेजेस के गेन का मल्टीप्लाई है, दोनों स्टेज के गेन की मल्टीप्लिकेशन है, यानी कि कॉमन एमिटर के गेन की और कॉमन कलेक्टर गेन की मल्टीप्लिकेशन है। तो जो दोनों के गेन्स हैं वो आपको जो है वो जो आपका टेबल था लास्ट लेक्चर में, हमने टेबल 7.1 उसमें तमाम कन्फिग्रेशन के गेन्स की वैल्यूज़ लिखी हुई हैं। तो जो वो वैल्यू हम यहाँ से पुट कर सकते हैं, यानी कि गेन जो है, गेन विल बी the product
ऑफ टू स्टेजेस। ठीक है, तो क्या होगा, वी एल ओवर वी एस वुड बी इक्वल टू माइनस आर एल वन ओवर आर एस बाई बीटा टू प्लस आर ई डैश प्लस आर एफ वन प्लस आर एल आर एस ओवर आर बी वन मल्टीप्लाई विद आर एल टू डिवाइड बाई आर ई टू डैश प्लस आर एल टू। ठीक है जी, ये गेन आपका कॉमन कलेक्टर का गेन है और ये गेन आपका कॉमन एमिटर का गेन है। ये दोनों हमने डिराइव भी किए हुए हैं पिछले लेक्चर्स में, और ये दोनों इकट्ठे आपको जो आपका टेबल 7.1 है उसमें मिल जाएंगे। तो जो इनपुट रेजिस्टेंस है, ये चूँकि हमने दोनों स्टेजेस को आपस में मिलाया हुआ है, तो जो इनपुट रेजिस्टेंस ऑफ कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर है वो एक्चुअली क्या है, वो लोड रेजिस्टेंस है, लोड रेजिस्टेंस ऑफ कॉमन एमिटर एम्पलीफायर। ठीक है जी, तो जो आर एल वन है हमारा, आर एल वन आर एल टू की वैल्यूज निकालते हैं। जो आर एल वन हमारा है वो है आर सी पैरेलल विद बीटा आर ई बीटा आर ई टू डैश प्लस आर एल टू। ठीक है, ये कॉमन कॉमन एमिटर की हमारी लोड वोल्टेज लोड रेजिस्टेंस है, एसी लोड रेजिस्टेंस। और आर एल टू है वो सिंपली आर ई टू पैरेलल विद आर एल है। ये देखें, आर सी पैरेलल विद बीटा आर ई टू प्लस आर एल टू, आर सी पैरेलल विद बीटा आर ई टू और आर एल टू। ठीक है, ये हमारे तो इसकी जो हमारी आउटपुट, इसकी जो आउटपुट लोड है वो ज़ाहिर है ये कॉमन कलेक्टर की वैल्यूज़ हैं। तो यानी कि जो इसकी इसकी लोड रेजिस्टेंस है हमारी Q1 की, वो इसकी इनपुट रेजिस्टेंस है, इनपुट रेजिस्टेंस है आर इन। ठीक है जी, तो जो आर इन है एक्चुअली वो इसकी आउटपुट इसकी लोड रेजिस्टेंस है, तो इसलिए हमने इसकी वैल्यू यहाँ पे लिखी है। ये एक्चुअली क्या है, ये आर आर इन है किसकी, आर इन है किसकी, कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर की। ठीक है जी, तो ये दोनों वैल्यूज़ हम यहाँ पुट करेंगे तो हमारे पास जो वी एल ओवर वी एस यानी कि जो गेन है वो हमें मिलेगा। तो ये तो हमने हमारा था कि जब हमने कॉमन एमिटर और कॉमन कलेक्टर डायरेक्टली कपल की है। अब इस कपलिंग की वजह से एक नहायत ही अहम कन्फिग्रेशन हमारे पास आती है जिसको हम कहते हैं डार्लिंगटन पेयर। एक निहायत अहम कन्फिग्रेशन है। इसमें क्या है, इसमें हमारे दो ट्रांजिस्टर्स के जो कलेक्टर्स हैं उनको आपस में हमने टाई अप किया होता है। जैसे उसको मैं लिखता हूँ, कलेक्टर्स ऑफ two BJTs are tied together and emitter of one is directly connected या coupled to the base of the other। इस कन्फिग्रेशन को डार्लिंगटन पेयर कन्फिग्रेशन कहते हैं। यानी क्या है कि एक का एमिटर दूसरे के बेस में और दोनों के कलेक्टर्स आपस में टाई अप किए हुए।
तो ये दोनों कलेक्टर आपस में टाइप किए हुए, एक का मीटर दूसरे की बेस में, तो इस पूरे को हम डार्लिंगटन पेयर कहते हैं। अब आपने देखा होगा कि ये पूरा डार्लिंगटन पेयर है, इसका अपना, इस पेयर का अपना कलेक्टर है, जो कि दोनों का कंबाइंड है, अपना बेस है और एक अपना मीटर, यानी कि जो डार्लिंगटन पेयर का एक्चुअली ये मीटर है वो Q2 का मीटर है, जो डार्लिंगटन पेयर का बेस है वो Q1 का बेस है, और जो इन दोनों का कलेक्टर है वो कॉमन है। ठीक है जी। तो इसका अपना बीटा होगा बीटा 1, इसका अपना बीटा 2। तो जो डार्लिंगटन पेयर का बीटा होगा, डार्लिंगटन पेयर का जो बीटा होगा विल बी कंबाइंड, वो दोनों का प्रोडक्ट होगा, जो कि अभी थोड़ी देर में हम देखते हैं। जो डार्लिंगटन पे इस पूरे पेयर का बीटा है, जो कि बीटा 1 और बीटा 2 पे डिपेंडेंट है, उसे हम कहते हैं बीटा डीपी, यानी कि बीटा ऑफ डार्लिंगटन पेयर। तो इसका हम एनालिसिस करते हैं सबसे पहले। तो अब हमारे पास जो IC1 है, Q1 का IC1 वो किसके बराबर है, वो है बीटा 1 IB1। ये तो बड़ा आसान सा रिलेशन है, हम पहले देखते आए हैं। और इसी तरह से जो IE1 है वो क्या है, 1 + बीटा IB1। लेकिन अगर आप इस फिगर को देखें तो मैं इसको यहाँ लेबल कर देता हूँ कि जो IB है इस पूरे डार्लिंगटन पेयर का, वो IB1 के इक्वल है। जो IC है वो IC1 और IC2 का सम है, और जो IE3 है एक्चुअली IE है। ठीक है। तो और इसी तरह से ये जो आपका IE1 है वो एक्चुअली किसके बराबर है, IB2, यानी कि जो एमीटर करंट है पहले Q1 का, वो अगले Q2 के लिए बेस करंट है। तो हम यहाँ लिखते हैं IC2 = बीटा 2 IB2। ठीक है। अब IB2 जो है वो, अब चूंकि ये IE1 IB2 के इक्वल है, तो हम इस एक्सप्रेशन को लिख देते हैं कि ये किसके इक्वल हो सकती है, ये IB2 के इक्वल हो सकती है। तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं बीटा 2 प्लस बीटा 1 + 1, लेट मी करेक्ट इट, यहाँ पे बीटा 1 लिखेंगे, बीटा 1 + 1 IB1, यानी कि हमने यहाँ पे IB2 की वैल्यू पुट कर दिया। इसी तरह से अब जो IC है हमारा, वो IC1 + IC2 है। यहाँ हम अगेन वैल्यूज़ पुट कर देंगे, बीटा 1 IB1 प्लस बीटा 2 बीटा 1 + 1 IB1। थोड़ा सा सॉल्व करते हैं इसको, बीटा 1 IB1 प्लस बीटा 1 बीटा 2 IB1 प्लस बीटा 2 IB1। तो हम लिख सकते हैं कि ये इक्वल है बीटा 1 बीटा 2 प्लस बीटा 1 प्लस बीटा 2 IB1 के। ठीक है। तो हम फिगर से देख सकते हैं कि जो IB1 है वो एक्चुअली पूरे डार्लिंगटन पेयर का बेस करंट है, यानी कि इसको हम रिप्लेस करते हैं, IB1 को IB से रिप्लेस कर सकते हैं, यानी कि जो IC हमारा है वो है बीटा 1 बीटा 2 प्लस बीटा 1 प्लस बीटा 2 साथ में IB। और इसको हम लिख सकते हैं IC/IB = बीटा 1 बीटा 2 प्लस बीटा 1 प्लस बीटा 2। ठीक है। तो हमें पता है कि IC = बीटा IB होता है, तो बीटा किसके इक्वल होता है, IC/IB। तो ये चूँकि पूरा कलेक्टर करंट और बेस करंट है, तो इसको हम कह सकते हैं कि ये पूरे डार्लिंगटन पेयर का बीटा है, यानी कि ये क्या है,
बीटा डी पी डार्लिंगटन पेयर का बीटा इक्वल्स टू बीटा वन बीटा टू प्लस बीटा वन प्लस बीटा टू। ठीक है, ये डार्लिंगटन पेयर का बीटा है। अब देखें कि इन दोनों के इंडिविजुअल बीटाज बीटा वन बीटा टू थे, तो अब हमने क्या कर दिया है, इसको इस्तेमाल करके ये बीटाज जो हैं इसके इन्हांस हो गए। एक्चुअली जो बीटा डीपी है इसका वो कई गुना बढ़ गया है इंडिविजुअल बीटाज से। ठीक है जी। तो आमतौर पर क्या होता है कि बीटा वन बीटा टू, ज़ाहिर है बीटा बड़ा होता है तो इनका प्रोडक्ट, इनके जो सम है उससे बड़ा होता है। तो हम ये लिख सकते हैं कि बीटा डी पी इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू बीटा वन बीटा टू। तो आमतौर पर डार्लिंगटन पेयर्स जो हैं, आमतौर पर यूजुअली डार्लिंगटन पेयर्स आर फैब्रिकेटेड ऑन सिंगल चिप, जिसका फ़ायदा ये है कि Q1 और Q2 के सेम करेक्टरिस्टिक्स होते हैं। Q1 और Q2 के सेम करेक्टरिस्टिक्स होने की वजह से इनका बीटा भी सेम होता है। ठीक है, यानी कि बीटा वन इक्वल्स टू बीटा टू इक्वल्स टू बीटा। तो इसको हम, तो इसका मतलब है कि हम बीटा डी पी लिख सकते हैं यहाँ पे पुट करके, बीटा डी पी इक्वल्स टू बीटा स्क्वायर प्लस टू बीटा, जो कि अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है बीटा स्क्वायर के। ठीक है जी। तो इसीलिए हम डार्लिंगटन पेयर को सुपर बीटा ट्रांजिस्टर भी कहते हैं। सुपर बीटा ट्रांजिस्टर यानी कि इसको एक, यानी कि चूँकि अब डार्लिंगटन पेयर का एक बेस है, एक कलेक्टर है, एक एमिटर है, तो हम इसको एक ट्रांजिस्टर के तौर पर ले सकते हैं, एक ऐसा ट्रांजिस्टर जिसका बीटा बहुत ज़्यादा है। ठीक है जी। तो अब हम, ये तो हमारा था लार्ज सिग्नल एनालिसिस। अब हम इसके स्मॉल सिग्नल एनालिसिस की तरफ चलते हैं। स्मॉल सिग्नल एनालिसिस में आपको पता है हमने क्या फाइंड करनी होती हैं, हमने आर ईज़ फाइंड करनी होती हैं, आर आईज़ फाइंड की करनी होती हैं, आर इन्स फाइंड करनी होती हैं और गेन फाइंड करना होता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हम भी इनकी स्मॉल सिग्नल एनालिसिस करेंगे। तो यहाँ से हम लिखते हैं फॉर स्मॉल सिग्नल एनालिसिस, फॉर स्मॉल सिग्नल एनालिसिस सबसे पहले आर ई टू की बात करते हैं। आर ई टू डैश वो किसकी इक्वल है, वो 26 मिली वोल्ट ओवर आई टू। ये एक्सप्रेशन हम पहले बहुत दफ़ा देख चुके हैं। इसी तरह से जो आर आई टू यानी कि इनपुट इम्पीडेंस ऑफ क्यू टू इक्वल्स टू बीटा आर ई टू, ये भी हम बहुत ज़्यादा एक्सप्रेशन देख चुके हैं। इसी तरह से जो Q1 है उसके लिए भी आर ई वन डैश इक्वल्स टू 26 मिली वोल्ट ओवर आई ई वन। ठीक है, तो जो आई ई टू है वो हमारा है बीटा टू आई बी टू इक्वल्स टू बीटा टू आई ई वन, क्योंकि एमिटर करंट जो Q1 का एमिटर करंट है वो Q2 के बेस में जा रहा है। तो यहाँ से हम आई ई वन की वैल्यू निकालते हैं, क्या है वो है आई ई टू डिवाइडेड बाय बीटा टू। ठीक है, तो हम इस आई ई वन की वैल्यू को यहाँ पुट करते हैं तो क्या आता है, आर ई वन डैश इक्वल्स टू बीटा टू 26 मिली वोल्ट ओवर आई ई टू। ठीक है, अभी हमने ये निकाला कि ये किसके इक्वल है, ये हमारी आर ई टू के इक्वल है। तो हम लिख सकते हैं आर ई वन डैश इक्वल्स टू बीटा टू आर ई टू डैश। तो ये तो हमारी होगी आर ई वन आर ई टू। अब हम एक्चुअली आर आई फाइंड करना है, तो हम आर आई फाइंड करते हैं पूरे डार्लिंगटन पेयर की।
तो आर आई एक्चुअली डी पी क्या होती है हमारी, वो होती है बीटा आर ई प्लस आर एल। तो यहाँ पे हम देखते हैं बीटा वन आर ई वन डैश प्लस आर एल। अब जो हमारा आर एल है वो सेकंड की इनपुट इम्पिडेंस है आर आई टू। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। बीटा वन बीटा टू आर ई टू डैश, अभी थोड़ी देर पहले हमने निकाला है ये, प्लस बीटा टू आर ई टू डैश, ये हम आर आई टू भी पहले निकाल चुके हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं टू बीटा वन बीटा टू आर ई टू डैश। तो इसी तरह से अब जो हमारी आर इन होती है, आमतौर पर आर इन होती है बीटा आर ई। ठीक है, तो अब हम आर इन डी पी फाइंड करते हैं। आर इन डी पी इक्वल्स टू बीटा डी पी आर ई डैश डी पी। तब चूँकि आर इन इक्वल्स टू बीटा आर ई डैश होता है, तो हम यहाँ से आर ई डैश की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। आर ई डैश डी पी वुड बी इक्वल टू आर इन डी पी डिवाइडेड बाय बीटा डी पी। तो यानी कि आर ई डैश डी पी किसके बराबर है, ये है टू बीटा वन बीटा टू आर ई टू डैश डिवाइडेड बाय बीटा वन बीटा टू, यानी कि टू आर ई टू डैश, यानी कि आर ई डी पी जो हमारी जो है वो टू आर ई टू डैश के बराबर आएगी। ठीक है जी। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। तो एक्चुअली हम क्या करते हैं, डार्लिंगटन पेयर को हमेशा एज एन एमिटर फॉलोअर इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि एमिटर फॉलोअर या कॉमन कलेक्टर कन्फिग्रेशन की जो बफरिंग प्रॉपर्टीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। यानी कि डार्लिंगटन पेयर को एज एमिटर फॉलोअर या फिर कलेक्ट, यानी कि एक ही बात है, कलेक्टर कन्फिग्रेशन में इस्तेमाल करते हैं। तो अगर तो हम एमिटर रेजिस्टेंस, अभी तो फ़िलहाल यहाँ पर हमने देखा कि ये सिर्फ हमारे पास एमिटर है, यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस वगैरह नहीं लगी हुई। तो अगर एमिटर के साथ रेजिस्टेंस भी लगी हो तो जाहिर है आपकी इनपुट रेजिस्टेंस में एमिटर रेजिस्टेंस जो वो हैं वो भी शामिल हो जाती हैं एज अ लोड रेजिस्टेंस। तो अगर हम लोड को कनेक्ट करें, इफ़ लोड is connected to emitter, तो क्या होगा, आर आई डी पी वुड बी इक्वल टू बीटा डी पी आर ई डैश डी पी प्लस आर एल। पहले क्या था, पहले सिर्फ बीटा डी पी आर ई डी पी था, आर एल नहीं था। ठीक है जी, तो ये हो गया हमारे पास। तो इसी तरह से अब हम निकालना चाहते हैं करंट गेन ए आई फ्रॉम बेस ऑफ Q1 टू एमिटर ऑफ Q, यानी कि पूरे डार्लिंगटन पेयर का ए आई फाइंड करना चाहते हैं। तो ए आई क्या होता है, आउटपुट करंट और इनपुट करंट। तो इसका
आउटपुट करंट डार्लिंगटन पेयर का क्या होगा? आउटपुट करंट डार्लिंगटन पेयर का IE2 होगा, और जो इनपुट करंट होगा वो IB1 होगा। तो यहाँ से हम लिख लेते हैं कि AI इक्वल्स टू आई आउट ओवर आई इन। तो आई आउट क्या है? IE2, और जो आई इनपुट करंट है II वो है IB1। तो अब हम क्या करते हैं, सॉल्व करने के लिए इसको ऊपर नीचे IB2 से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और डिवाइड भी कर देते हैं। तो अब हमें पता है कि एक्चुअली IB2 जो बेस करंट था Q2 का, वो एक्चुअली एमिटर का करंट था Q1 का। तो यहाँ हम वो वैल्यू पुट कर देते हैं, मल्टीप्लाइड बाय IE1 ओवर IB2। ठीक है, एक ही बात है, IB2 और IE1 एक ही बात है, अभी भी ये कैंसिल हो सकते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, IE2 ओवर IB2 मल्टीप्लाइड बाय IE1 ओवर IB1। तो आपको पता है कि IE इक्वल्स टू बीटा प्लस 1 IB होता है। तो इन दोनों का जो रेशियो है वो क्या निकलेगा, यानी कि IE ओवर IB क्या निकलेगा, बीटा प्लस 1। तो यहाँ हम लिख सकते हैं बीटा 2 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय बीटा 1 प्लस 1, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू बीटा 1 और बीटा 2। ठीक है, ये हमारा करंट गेन है डार्लिंगटन पेयर का। ठीक है, देख सकते हैं कि प्रोडक्ट है करंट गेन। तो ये हमारा एनालिसिस ख़त्म हुआ डार्लिंगटन पेयर का। अब इसके साथ दो एग्जांपल्स हैं, हम वो कर लेते हैं। पहली एग्जांपल तो इंतहाई आसान है, एग्जांपल 7.11। इसमें आपको टोटल करंट IC दिया गया है 2 मिली एम्पेयर, और बीटा 1 आपको गिवन है 110, बीटा 2 आपको गिवन है 100। आपने क्या फाइंड करना है, बीटा DP, RIDP और RE-DP। तो इन सब के एक्सप्रेशंस हमने ऊपर निकाले हैं, बस सिंपल वैल्यूज़ को पुट करेंगे और आंसर निकालेंगे। जैसे बीटा DP क्या है, बीटा DP था हमारे पास बीटा चूँकि बीटाज डिफरेंट हैं तो हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, बीटा 1 बीटा 2 प्लस बीटा 1 प्लस बीटा 2। तो यानी कि 110 मल्टीप्लाइड बाय 100 प्लस 110 प्लस 100, तो दैट वुड बी इक्वल टू 11210। इसी तरह से जो RIDP है वो किसके बराबर है, वो 2 बीटा 1 बीटा 2 RE2 डैश के इक्वल है। बस ये RE2 डैश निकालना पड़ेगा हमें। RE2 डैश किसके इक्वल है, 26 मिली ओवर IE2। अब एक्चुअली IE2 क्या है, एमिटर करंट ऑफ Q2। तो जो एक्चुअली एमिटर करंट ऑफ Q2 है वो एक्चुअली टोटल एमिटर करंट है, और टोटल एमिटर करंट किसके इक्वल है, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू टोटल कलेक्टर करंट है। टोटल कलेक्टर करंट हमें गिवन है वो है 2 मिली एम्पेयर। तो ये 2 मिली एम्पेयर हमें गिवन है, तो हम RE2 डैश 26 मिली ओवर 2 मिली पुट करेंगे, तो ये 13 ओहम हमारे पास आएगी। अब RE डैश DP, इससे पहले हम RIDP फाइंड कर रहे थे, RIDP निकालते हैं। RIDP 2 बीटा 1 बीटा 2, बस ये वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, तो यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय 110 मल्टीप्लाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 13, दैट वुड बी इक्वल टू 286 किलो ओम। ठीक है, अब RE-DP वो एक्चुअली हमारे पास 2RE2 डैश के इक्वल है। फॉर्मूला ऊपर से देख सकते हैं, अभी थोड़ी देर पहले डिराइव किया हमने। इधर 2 मल्टीप्लाई बाय 13 इक्वल्स टू 26 ओम। तो अब चूंकि हमने कहा था कि हम कॉमन कलेक्ट ये जो डार्लिंगटन पेयर है इसको आमतौर पर CC कन्फिग्रेशन में या मीटर फॉलो कन्फिग्रेशन में रखते हैं, ताकि बफर इसकी एक्सटेंड बफरिंग प्रॉपर्टीज़ को हम एक्सप्लॉइट कर सकें। तो
तो इसी को रिप्रेजेंट करने के लिए एक एग्ज़ाम्पल है आपकी एग्ज़ाम्पल 7.12। तो इसको हम देखते हैं कि इसी को रिप्रेजेंट कर रही है, इसी केस को। तो ये हम अभी सॉल्व करते हैं एग्ज़ाम्पल 7.12, जो कि आपके पेज 240 पर है। काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम्पल है। अभी मैं इसकी जो पहले सर्किट डायग्राम है वो बना लेता हूँ आपको। ये कलेक्टर रेजिस्टेंस है, ये टोटल एमिटर रेजिस्टेंस आर ई, इसमें ये तो सबको पता ही आर ई है, तो ये 68 ओहम है, ये आपका 910 ओहम है, और ये पार्टली बाईपास्ड है। ठीक है जी। इसकी बेस पे हमें वोल्टेज डिवाइडर मिल रहा है R1 और R2, ये 10K है, ये 47K है, और यहाँ पर हमारा RS है और VS है। RS जो है वो 5 किलो ओम है, VS ये हमारा Q1 है। ये किस में लगा हुआ है? ये कॉमन एमिटर कन्फिग्रेशन में लगा हुआ है। तो ये इसको अब हम किससे कनेक्ट कर रहे हैं? इसको हम डार्लिंगटन पेयर से कनेक्ट कर रहे हैं। देखें जी, डार्लिंगटन पेयर से, यानी कि इसका एमिटर का दूसरे के बेस पर और दोनों के कलेक्टर कॉमन। ठीक है। 47 ओम और साथ में लोड रेजिस्टेंस RL जो कि है 100 ओम VL। ठीक है जी। तो ये हमने एक्चुअली डार्लिंगटन पेयर लगाया है, डार्लिंगटन पेयर लगाया है इस एम्पलीफायर स्टेज के साथ। तो जो गिवन हमें ये है कि ये बाकी वैल्यूज़ तो गिवन ही है। हमें गिवन है β1 इक्वल्स टू 200, β2 इक्वल्स टू β3 इक्वल्स टू 100। ये गिवन है हमें। तो हमें पहले में क्या करना है? VL ओवर VS फाइंड करना है। दूसरे में भी VL ओवर VS फाइंड करना है, लेकिन डार्लिंगटन पेयर उतार के। डार्लिंगटन पेयर उतारे क्या करेंगे? हम इस लोड रेजिस्टेंस को इसी Q1 के साथ, इस कलेक्टर के साथ लगा देंगे। तो सबसे पहले फिर हम देखते हैं कि अगर इसको लगा के कितना गेन आया था और इसको उतार के कितना गेन आया। तो सबसे पहले VL ओवर VS, तो VL ओवर VS उसी तरह से निकालेंगे कि AVS या VL ओवर VS ही लिख देते हैं इसको। VL ओवर VS वो किसके इक्वल है? RN डिवाइडेड बाय RN प्लस RS, कॉमन एमिटर का गेन AV1 उसे कह देते हैं, और फिर डार्लिंगटन पेयर का गेन, दोनों का प्रोडक्ट का गेन। तो यहाँ पर ये दोनों, आप इसका एक्सप्रेशन और इसका एक्सप्रेशन आपको टेबल जो 7.1 है उसमें मिलेगा। अब आप देखें डार्लिंगटन पेयर किस कन्फिग्रेशन में लगा हुआ है। डार्लिंगटन पेयर जो है वो कॉमन कलेक्टर कन्फिग्रेशन में लगा हुआ है, ये कॉमन एमिटर कन्फिग्रेशन में है। तो यानी कि अब कॉमन कलेक्टर कन्फिग्रेशन के लिए, यानी कि जो AV1 है वो क्या होता है? वो RL माइनस RL ओवर RE1 डैश प्लस RF होता है। और जो कॉमन कलेक्टर का होता है वो किसके बराबर होता है? वो होता है RL ओवर RE डैश, अगर डायरेक्टन पेयर लगा हुआ तो DP भी लिख सकते हैं, प्लस RL। ठीक है, ये कॉमन कलेक्टर का गेन है। गेन है, ये दोनों गेन की एक्सप्रेशंस आपको हमने पहले डिराइव भी किए हैं, और आपको जो बुक है वहाँ से टेबल 7.1 से मिल जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो VL और VS फाइंड करने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है? हमें RIN फाइंड करने की ज़रूरत है,
आर एस हमें गिवन है जो कि क्या है 5 किलो ओम है। हमें निकालना है इस फर्स्ट क्यू वन का, इसको हम वैल्यू Q1 Q2 Q3, Q1 का आर एल निकालना है, Q1 के हिसाब से आर ई डैश निकालना है। इसी तरह से डार्लिंगटन पेयर का आर एल निकालना है और उसकी आर ई डैश और आर एल निकालेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम आर एल देख लेते हैं। आर एल क्या है, ये वाली आर एल देख लेते हैं। इसको मैं आर एल बार कह रहा हूँ क्योंकि ये डिफरेंट आर एल है। ये आर एल तो जो सर्किट वाली आर एल है, ये चूँकि अब इंटरमीडिएट स्टेज पे आई वन, तो इसकी जो आउटपुट आई मीन जो इसकी लोड रेजिस्टेंस होगी वो एक्चुअली सेकंड एम्पलीफायर के स्टेज से डिफाइंड होगी, इसलिए मैंने आर एल बार लिख दिया है इसको। तो आर एल वुड बी इक्वल टू 47 ओहम पैरेलल विद 100 ओहम, तो ये आपका निकलेगा 32 ओहम। और आर इन अब आर इन की वैल्यू निकाल लेते हैं। आर इन आपको पता है कि आर इन किसके इक्वल होती है, वो है आर बी पैरेलल बीटा आर ई डैश प्लस आर एफ। ये हमने डिराइव भी की थी चीज़ें पीछे, आपको पिछले लेक्चर्स में इसकी एक्सप्रेशन मिल जाएंगी। तो आर बी क्या है एक्चुअली, आर बी है आर वन पैरेलल आर टू, क्योंकि आपको डायरेक्ट बेस पर रेजिस्टेंस नहीं मिल रहा बल्कि इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन मिल रहा है। आर वन पैरेलल आर टू यानी कि 10 किलो ओहम, 10 किलो पैरेलल विद 47 किलो, और ये आपके पास निकलेगा 8.25 किलो ओहम। आर बी निकल आया। देन अब आर ई वन डैश निकालेंगे। आर ई वन डैश इसके इक्वल निकलेगा, वो 26 मिली वोल्ट ओवर आई ई वन के इक्वल है। और आई ई वन के लिए हमें अगेन जिस तरह हर दफ़ा करते हैं, हमें इनपुट साइड पर Q1 के इनपुट साइड पर KVL लगाना पड़ेगा। KVL कैसे लगाते हैं, हमें पहले बेस वोल्टेज मालूम करते हैं, वो किसके अराउंड है, वो 10K के ऊपर है। और फिर IBRB, VBE और IERE। तो लिखते हैं यहाँ पे, सबसे पहले VB निकाल लेते हैं जिसको आप वो किसके इक्वल है, वो R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2, क्योंकि वोल्टेज डिवाइडर है, मल्टीप्लाई बाई VCC। ये आपके पास है जी 10K और 47K, 10K डिवाइडेड बाई 10K प्लस 47K मल्टीप्लाइड बाई 15, दैट वुड बी इक्वल टू 2.6 वोल्ट्स। तो अब हम उसका एक्सप्रेशन लिख लेते हैं। VB वुड बी इक्वल टू IB1 RB, RB1 कह लें इसको, RB1 प्लस VBE प्लस IE1 RE1। तो अगेन IE जो है हमारा वो एक होता है बीटा प्लस 1 IB, जो कि अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू बीटा IB, जो कि इक्वल्स टू IC के होता है। ठीक है जी। तो हम यहाँ वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। तो VB की वैल्यू निकाल चुके हैं, 2.6 इक्वल्स टू RB IE1 डिवाइडेड बाय बीटा 1 प्लस VBE प्लस IE1 RE1, यानी कि जो IE1 होगा वो किसके इक्वल निकलेगा, 2.6 माइनस VBE 0.7 डिवाइडेड बाय RB हम निकाल चुके हैं 8.25K है। बीटा हमें गिवन है 200 प्लस RE1 किसके इक्वल है, RE1 चूँकि DC एनालिसिस है तो ये ओपन है। RE1 वुड बी इक्वल टू 68 प्लस 910, 68 प्लस 910।
ठीक है जी। तो ये रिजल्टिंग जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो 1.9 मिली एम्पेयर आएगी। इस तरह से जो RE1 की हमारे पास वैल्यू है वो 26 मिली डिवाइडेड बाय 1.9 मिली, ये आ जाएगा हमारे पास 13.7 ओम। अब RE- की वैल्यू भी निकाल चुके हैं, RE1 की भी निकाल चुके हैं, तो RIN हम निकाल सकते हैं। RIN, सॉरी स्मॉल RIN लिखना था। RIN would be equal to 8.25 RB parallel with beta 200, RE1 13.7 प्लस RF क्या गिवन है 68। ठीक है, RF गिवन है हमारे पास 68। तो जो RIN की वैल्यू है वो निकलेगी 5.48 के। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, हमने अब इसकी REDP निकालनी है। RL निकाल चुके हैं हम। ठीक है, तो लिखते हैं। अब जो Q2 के बेस पे वैल्यू है, Q2 के बेस पे वैल्यू है VB2 इक्वल्स टू VC1 माइनस IC1 RC1, यानी कि यहाँ पे जो बेस पे वैल्यू है, इधर वैल्यू बेस पे वो इस यानी कि दिस वोल्टेज माइनस दिस वोल्टेज है। दिस वोल्टेज VCC माइनस IC RC इस जगह पर उसकी वोल्टेज है। ठीक है जी। तो VC1 जो हमारे पास है वो है 15, या VCC हमारे पास 15 है, माइनस IC अभी थोड़ी देर पहले निकाल चुके हैं 1.9 मिली, RC1 भी गिवन है वो है 3.3 के, तो ये आ जाएगा 8.7 वोल्ट्स। ठीक है, अब ये निकली हमारे पास VB2। अब जो VE3 है, VE3 RE के क्रॉस वो किसके इक्वल है, वो है VB माइनस 0.7 माइनस VB माइनस VBE माइनस VBE। तो यानी कि जो VE है एक्चुअली VE3 इज इक्वल टू VB2 माइनस VBE2 माइनस VBE3, यानी कि 8.7 माइनस 0.7 माइनस 0.7 जो कि इक्वल निकलेगी 7.3 वोल्ट्स के। तो इस तरह से जो IE3 है वो किसके इक्वल है, VE3 डिवाइडेड बाय RE3। तो RE3 गिवन है 47 ओम। VE3 हमने निकाल लिया है, जो कि निकला है 7.3 डिवाइडेड बाय 47 इक्वल्स टू 155 मिली एम्पेयर। तो अब हमने RE3 डैश क्या निकला 26 मिली डिवाइडेड बाय 155 मिली इक्वल्स टू 0.17 ओम। तो RE-DP क्या होता है, RE-DP होता है 2RE के इक्वल, यानी कि 2RE ऑफ सेकंड वाला, यानी कि यहाँ पर थर्ड वाला 2 मल्टीप्लाई बाय 0.17 इक्वल्स टू 0.34 ओम। अब बीटा DP निकाल लेते हैं। बीटा DP क्या है, बीटा स्क्वायर प्लस बीटा 1 प्लस बीटा 2, सॉरी अब 2 बीटा है ये तो क्योंकि सेम है, 2 बीटा इक्वल्स टू वैल्यूज पुट करेंगे तो 10200 वैल्यू आ जाएगी। तो RI ये एक्सप्रेशन पहले निकाल चुके हैं इनपुट रेजिस्टेंस की, RI-DP वुड बी इक्वल टू बीटा-DP RE-DP प्लस RL। ठीक है, RL की वैल्यू निकाल चुके हैं हम, बीटा-DP की वैल्यू भी निकाल चुके हैं,
आर ई डैश डी पी की वैल्यू भी निकाल चुके हैं। तो ये हमारे पास 330 किलो ओम निकलेगी। अब हमने सारी चीज़ें निकालनी हैं। हमने निकालने की आर इन भी निकाल ली है, आर इन भी निकाल ली है, आर एस हमारे पास है, आर एल निकाल ली, आर ई डी पी निकाल ली, आर ई वन निकाल ली, आर एफ हमारे पास है। अब ये जो लोड रेजिस्टेंस है पहले स्टेज की, वो किसके बराबर होगी? वो इसी आर सी के बराबर होगी। क्यों? क्योंकि इसकी इनपुट रेजिस्टेंस इसके मुकाबले में बहुत ज़्यादा है, तो इसको लोडिंग क्रिएट नहीं करेगी। यानी कि आर एल बार जो होगी वो किसके बराबर होगी? आर सी वन के, यानी कि 3.3 किलो ओहम के। तो अब हमने सारी वैल्यूज़ पुट कर ली। अब सारी वैल्यूज़ हैं हमारे पास। ए वन के लिए आर एल 3.3 किलो ओहम है, ये हम पहले निकाल चुके हैं। आर एफ 68 है, आर एल हम निकाल चुके हैं 32 ओहम, आर ई डी पी अभी थोड़ी देर पहले निकाल चुके हैं। ये इसका मतलब है कि ये दोनों निकल आए। ये दोनों निकलने के बाद ये हम आर इन निकाल चुके हैं, मल्टीप्लाई कराएंगे सारी वैल्यूज़ को। तो जो वी एल ओवर वी एस की वैल्यू निकलेगी वो निकलेगी -20.9। ठीक है, -20.9। अब उसने कहा है सेकंड पार्ट में कि आप डार्लिंगटन पेयर को रिमूव कर दें, तो रिमूव कर देते हैं। तो फिर क्या होगा? ये होगा हमारे पास, इसको बना देता हूँ दोबारा। ये हमारे पास 910 ही है, ये 68 है, ये बाईपास्ड है, यहाँ पर 10K है, इस जगह 47 ओम है, यहाँ पर आपकी VCC है, और S है। अब इससे आगे हम डार्लिंगटन पेयर लगाया हुआ था यहाँ पर, लेकिन वो अब नहीं लगाएंगे डायरेक्टली, अब लोड रेजिस्टेंस लगाएंगे कपलिंग कैपेसिटर के साथ। हंड्रेड ओम। ठीक है, तो अब ये क्या हो गया हमारा? ये एक्चुअली हमारा कॉमन एमीटर का केस ही हो गया। कॉमन यानी कि अब हमने क्या निकालना है? अब सिर्फ हमने कॉमन एमीटर का वी एल ओवर वी एस निकालना है। तो ये एक्सप्रेशन हम पहले देख चुके हैं। 7.1 से भी आप देख सकते हैं, जो पीछे कॉमन एमीटर की हमने निकाली हुई हैं एक्सप्रेशन, उनको भी देख सकते हैं। तो वी एल ओवर वी एस किसके इक्वल है? आर इन डिवाइडेड बाय आर इन प्लस आर एस मल्टीप्लाइड बाय आर एल ओवर आर ई डैश प्लस आर एफ। ठीक है, आर इन हम पहले निकाल चुके हैं, वो है 5.48 के डिवाइडेड बाय 5.48 के प्लस आर एस हमारे पास 5K है। आर एल जो हमारे पास है वो अब किसके इक्वल होगी? आर एल वुड बी इक्वल्स टू आर एल पैरेलल आर सी के, ये जो 3.3 के हैं, क्योंकि आर एल और आर सी पैरेलल में होंगे स्मॉल सिग्नल मॉडल में। आप जो कॉमन एमीटर का स्मॉल सिग्नल मॉडल देख सकते हैं पीछे जो हमने कवर किया हुआ है। तो -3.3 के पैरेलल विद 100 ओहम ओवर आर ई डैश, इसका आर ई डैश हम पहले निकाल चुके हैं, वो क्या है? वो 13.7 ओहम है, और आर एफ 68 ओहम। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास -0.63 निकलेगा वी एल ओवर वी एस। तो आप देख सकते हैं कि इस वी एल और वी एस में जिसमें डार्लिंगटन पेयर नहीं, और इस वी एल ओवर वी एस में जिसमें डार्लिंगटन पेयर लगाया है, में कितना फ़र्क है। यानी कि डार्लिंगटन पेयर की वजह से हमें वोल्टेज गेन जो है वो इससे काफ़ी टाइम ज़्यादा मिल रहा है। तो ये भाई हमारा आज का लेक्चर था। इसमें हमने डायरेक्ट कपलिंग और एक्चुअली डार्लिंगटन पेयर भी डायरेक्ट कपलिंग की ही एक एग्ज़ाम्पल है, तो उसको हमने देखा है। तो आप इसको रिव्यू कीजिएगा, इसको करिएगा, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह इससे आगे चलेंगे। अपना ख्याल रखें, तो हम याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।